नमस्कार बच्चों, नवंबर 2023 के लिए सीए इंटर लॉ के पेपर के लिए हम मॉक टेस्ट पेपर की डिस्कशन करेंगे। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सारे कॉपी पेस्ट दिखेंगे, कुछ भी आपको नया नहीं दिखेगा, एक भी क्वेश्चन नया नहीं डाला। हाँ, केस स्टडी और एक आधा एमसीक्यू आपको अच्छा नजर आएगा तो वो जरूर आपकी आंख से निकलना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम केस स्टडी की बात करते हैं। दिस केस स्टडी ऑन कंपनीज एक्ट विद रिगार्ड टू चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स, उस पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 एंड 8 जो कि हम कैजुअल वैकेंसी में पढ़ते हैं उसके ऊपर है। बढ़िया प्रश्न है ये। कहता है प्रेस्टाइन लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है। रेजोल्यूशन पास होता है बोर्ड मीटिंग में कि हम अपॉइंट कर रहे हैं अरोड़ा एसोसिएट्स को। तो ध्यान दीजिए, अरोड़ा एसोसिएट्स को अपॉइंट किया जा रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है एज अ फर्म एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी ने ऑब्टेन कर ली है उनकी रिटर्न कंसेंट और प्लेस कर दिया है ये रिकमेंडेशन बिफोर जनरल मीटिंग और अप्रूवल ले लिया है। कंपनी ने उसके बाद सीए फर्म को भी उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बता दिया और एक नोटिस भी फाइल कर दिया है आरओसी के पास। अरोड़ा एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहाँ 3 पार्टनर्स हैं, नाम है उनका ए अरोड़ा, बी एंड सी अरोड़ा। लेकिन इस फर्म में डी अरोड़ा एंड एम अरोड़ा वर एसोसिएट्स। तो सबसे बड़ा बढ़िया प्रश्न यही था इसके अंदर कि भैया ये 3 पार्टनर हैं और ये 2 डी एंड एम अरोड़ा ये एसोसिएट्स हैं, मतलब उनका एक लाइजन है, एक लिंक है उनके साथ जिनको ये केस टू केस बेसिस पे पैसा देते हैं, ना कि कोई फिक्स सैलरी वगैरह। अब प्रायर टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अरोड़ा एसोसिएट्स से पहले कंपनी का ऑडिटर कौन था? उसका नाम था अग्रवाल अरोड़ा एंड एसोसिएट। ये हमें ध्यान रखना है। अब अग्रवाल अरोड़ा एसोसिएट में पार्टनर कौन थे? कहता 6 थे, जिसमें से प्रिया, मिया, विशाल, व्योम अग्रवाल था। लेकिन ध्यान दो, डी एंड एम अरोड़ा भी इसके पार्टनर थे। अब हम ये कहते हैं कि कोई ऐसी फर्म जो आपकी ऑडिटर थी और अब एक नई फर्म जो आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो, अगर कॉमन पार्टनर है तो भाई साहब आप अपॉइंट नहीं हो सकते, कॉमन पार्टनर। लेकिन ध्यान रखना, यहां पार्टनर तो थे ही नहीं, ये कौन थे दोनों? अरोड़ा एसोसिएट में एसोसिएट्स हैं। बस ये एक बढ़िया यहां पे एक प्रश्न है। तो ये लिखा डी एंड एम अरोड़ा वर कॉमन पार्टनर्स इन बोथ द फर्म। यहां लाइन जरूर में लिख के दे रहा है, लेकिन वहां उसने क्लियर लिख दिया कि भैया वर एसोसिएट्स, दे आर नॉट पार्टनर्स। व्हाइल वर्किंग विद प्रेस्टाइन लिमिटेड, अरोड़ा एसोसिएट स्टार्टेड फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज विद द मैनेजमेंट और कुछ दिनों के बाद इस फर्म ने रिजाइन कर दिया। ऑब्वियसली रिजिग्नेशन आपका राइट है, 140 में आप रिजाइन कर सकते हो। पहला प्रश्न आपके सामने है, न्यूली अपॉइंटेड सीए फर्म अरोड़ा एसोसिएट्स एंड रिटायरिंग सीए फर्म अग्रवाल वाली जो थी, कॉमन पार्टनर जो डी एंड एम अरोड़ा, वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ अरोड़ा एंड एसोसिएट्स इन द प्रेस्टाइन लिमिटेड इज वैलिड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, राइट? तो नॉर्मली अगर ये पार्टनर होते तो हम कहते हैं नॉट वैलिड, ठीक है जी। लेकिन यहां बी ऑप्शन में देखते हैं डी अरोड़ा एंड एम अरोड़ा आर द एसोसिएट्स एंड दे आर नॉट द पार्टनर्स, हेंस उनका अपॉइंटमेंट क्या है? इज वैलिड। सो ऑप्शन नंबर बी विल गो फॉर। सी एंड डी बिना मतलब मैं पढ़ूंगा नहीं, सीधी सीधी बी हमें मिल गई है। व्हाट वुड हैव बीन द पोजीशन अगर डी एंड एम अरोड़ा आर पार्टनर्स, पार्टनर होते तो अंडरस्टूड है कि ये फर्म एज ए ऑडिटर अपॉइंट नहीं होती। तो इसलिए हम यही कहेंगे भाई साहब द अपॉइंटमेंट वुड नॉट हैव बीन इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी पे, यहां पे कि वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक नहीं रहती। इन द गिवन केस अरोड़ा एंड एसोसिएट्स ड्यू टू सम डिस्प्यूट विद द मैनेजमेंट, जैसे रिजाइन किया, कहता बताइए कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल करेंगे? तो हम सारे जानते हैं 139(8) में बोर्ड फिल करता है 30 दिन में। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी का रीजनिंग रेजिग्नेशन है तो आपको जनरल मीटिंग में मेंबर से अप्रूवल करवाना पड़ता है 3 महीने के भीतर। तो यहां पे बी ऑप्शन देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे 30 दिन में और ये अप्रूवल लेनी पड़ती है जनरल मीटिंग में 3 महीने के अंदर अंदर। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। इंडिपेंडेंट एमसीक्यू के ऊपर बात करेंगे। पहला प्रश्न आपका कंपनीज एक्ट स्मॉल कंपनी के ऊपर है। अभिलाषा एंड अमृता ने एक एनपीओ बनाई है, प्राइवेट लिमिटेड बनाई है, सेक्शन 8 कंपनी होगी।
लेकिन उनके एक फ्रेंड ने इन्फॉर्म किया कि इनकी कंपनी स्मॉल कंपनी बन जाएगी, क्योंकि पीएनएल अकाउंट के मुताबिक इनकी टर्नओवर 40 करोड़ से कम है और पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम है। बिल्कुल बन सकती है, लेकिन नहीं बनेगी, क्योंकि हम क्लॉज 85 में यही पढ़ के आते हैं कि स्मॉल कंपनी का स्टेटस ना होल्डिंग को मिलेगा, ना सब्सिडरी को, ना ही सेक्शन 8 कंपनी को, ना ही किसी स्पेशल एक्ट वाली को, इसलिए नहीं मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, कैन नॉट बी बिस्टोर्ड, ये स्टेटस आपको नहीं मिल सकता। नेक्स्ट सेक्शन 5 कंपनीज एक्ट पे है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन पे है। प्राइवेट कंपनी आप प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट मे बी मेड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, बिल्कुल आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बना सकते हैं कंपनी के बनते समय, या आप इसे अमेंड कर सकते हैं। कैसे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये प्राइवेट की बजाय पब्लिक कंपनी होता तो हम कहते होते हैं एसआरसी होता। नेक्स्ट अगेन कंपनीज एक्ट सेक्शन 40 के ऊपर है। कहता बताइए टाइम लिमिट जिसके अंदर कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज की पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। तो हम सेक्शन 40 सब सेक्शन 6 में ही पढ़ के आते हैं कि भैया अगर आपने अंडरराइटिंग करवा रखी है तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपने क्या करनी होती है, जैसे प्रोस्पेक्टस की फाइलिंग होती है अंडर सेक्शन 26 आरओसी के पास, उसके साथ ही देनी होती है। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी। अगला बायबैक पे है। कहता आप लिस्टेड कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल यहां बता रखी है 25 लाख है और पेड अप कैपिटल यहां 20 लाख बता रखी है। कंपनी बायबैक करना चाहती है 10 लाख है। कहता बताइए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इक्विटी जो आप बायबैक कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के हिसाब से पूछा है। तो देखिए हम क्लियरली पढ़ते होते हैं कि लिमिट जो है वो है 25%, जो कि हम पढ़ते हैं पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन एक साल में 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, राइट। तो दैट इज द लिमिट। भी तो 20 लाख का 25% जब हम लेते हैं तो आंसर क्या निकल के आएगा? 5 लाख। सो ऑप्शन नंबर बी। अगेन अंडर राइटिंग पे सेक्शन 40(6) पे प्रश्न है। कहता आपने डिबेंचर्स का पब्लिक इश्यू किया, आर्टिकल्स में लिखा है कि अंडर राइटिंग कमीशन आप 2% दे सकते हैं इश्यू प्राइस का। तो हम यही पढ़ते हैं अंडर राइटिंग कमीशन आप दे सकते हैं 2.5% या जितना आर्टिकल्स में लिखा है विच एवर इज लेस। तो आर्टिकल 2 कह रही है 2.5 तक आप दे सकते हो, तो 2% से ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि कंपनी यहां देना चाहती 2.25, तो आप नहीं दे पाएंगे। 2% इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी। ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड, कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक एप्लीकेशन दी है ट्राइब्यूनल को कि हम अकाउंट्स रिवाइज करना चाहते हैं। सेक्शन 131 पे ये प्रश्न है जो कि हम कहते हैं कि यस आपका राइट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। और किस ईयर से रिलेटेड करना चाहते हो? फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2020। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ध्यान दीजिएगा, पहले आप सितंबर 22 में, तो फाइनेंशियल ईयर तो 22-23 ही चल रहा है। फिर से कहता है हम इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में बोर्ड ने फिर से डिसाइड किया कि हम एप्लीकेशन देंगे अब की बार कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करने के लिए, मार्च 2022। दैट मीन्स पहले कौन सा साल था? 19-20, अब क्या है 21-22। तो हम ये प्रोविजन पढ़ते हैं कि आप रिवीजन एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे 2 अलग अलग साल की बुक्स इन्वॉल्व हैं तो आप ये रिवाइज कर सकते हैं। ये एक्ट पूरी तरह से क्या है? वैलिड है। सो बी ऑप्शन ये वैलिड है, राइट, क्योंकि ये 2 क्या है? डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर है। नेक्स्ट ऑन डिपॉजिट्स, कहता रिजर्व शैल नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस अदर देन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। ऑब्वियसली डिपॉजिट्स के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम कहते हैं डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ना डिबेंचर नहीं, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ये याद रखें। सेक्शन मैंने सारे यहां कोट करके दे ही रखे हैं क्वेश्चन के साथ, 73 सबसेक्शन 5। सो आंसर बी। चार्जेस के चैप्टर के ऊपर प्रश्न है सेक्शन 83 में। जब सेटिस्फेक्शन करवानी होती है तो सेक्शन 82 में कंपनी अप्लाई करती है, लेकिन आरओसी भी ऑन एविडेंस सेक्शन 83 में कर सकता है। 83 के ऊपर प्रश्न है। कहता कंपनी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, राज लिमिटेड ने खरीदी है, एबीसी लिमिटेड से खरीदी है, जो कि गिरवी रखी हुई थी डीईएफ बैंक के पास, लेकिन राज लिमिटेड ने डीईएफ बैंक का पैसा सेटल कर दिया है। हाउएवर नीदर एबीसी लिमिटेड, मतलब जो सेलर कंपनी है, ना ही ये जो बैंक है जहां मोर्टगेज क्रिएट हुआ था, हैज फाइल्ड पर्टिकुलर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज विद द आरओसी। कहता है इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल राज लिमिटेड डू
टू फाइल पर्टिकुलर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। तो 83 में आरओसी डायरेक्टली कर सकता है, सो इसलिए ऑप्शन बी, राज लिमिटेड कैन डायरेक्टली रिक्वेस्ट आरओसी टू फाइल पर्टिकुलर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन नोटिंग द रिलीज ऑफ द चार्ज। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर प्रश्न है, पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। सेक्शन 182 में हम यही कहते हैं एजेंट है भाई। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो सोचने पे विवश करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। कहता स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन एक प्रैक्टिस है थ्रू विच कोर्ट्स ब्रेक डाउन द वर्ड्स ऑफ अ लेजिस्लेशन एंड गिव ट्रू इंटेंट टू इट। कि भैया कोर्ट कोशिश करती है हम हर शब्दों का इंटेंशन देखें। वाइल द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, जुडिशरी परफॉर्म्स द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। ऑब्वियसली जुडिशरी का काम ही है इंटरप्रेट करना जहां पे भी कुछ एम्बिगुइटी है। It is correctly said that the purpose of interpretation is to help the judge to ascertain the intention of legislation, not to control that intention or to confine it within the limits which the judge may deem reasonable or expedient. For interpretation, various tools are used. Obviously, हम internal aids, external aids, rules, primary, secondary इस्तेमाल करते हैं। Question है, you are required to pick the option depicting correct sequence of tools. कहता बताओ correct sequence of tools क्या होना चाहिए। देखो जी, नॉर्मली स्पीकिंग कोई दिक्कत आ रही है तो हम हेल्प कहां से लेंगे, पहले इंटरनल एड से लेंगे। वहां काम नहीं चला तो क्या लेंगे, एक्सटर्नल एड। वहां से नहीं चला तो प्राइमरी रूल, और फिर क्या होगा, सेकेंडरी रूल। ये सिंपल तरीका है। लेकिन यहां इंस्टीट्यूट ने अपना जो सीक्वेंस है वो इंटरनल एड से नहीं दिया, तो ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो सकती थी। उन्होंने आंसर बी दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि उन्होंने जो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, मन के आंसर के हिसाब से इंटरप्रेट मेरे को भी करना पड़ता है। क्योंकि पहली लाइन क्या थी, उन्होंने लिखा कोर्ट्स जो है भाई, इंटरप्रिटेशन तो तभी करोगे ना कोई चीज पढ़ रहे हो आप और उसमें आपको कुछ गड़बड़ लग रही है। तो पहली लाइन यही थी कि कोर्ट ब्रेक डाउन करता है वर्ड्स ऑफ लेजिस्लेशन और फिर इंटेंट निकालता है। तो दैट मीन्स हम जब रूल पढ़ते हैं तो पहले क्या होता है, लिटरल कंस्ट्रक्शन, जो वर्ड्स लिखे हैं वैसे लेके चलो, बिना मतलब में इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता ही क्या है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने कहा पहली लाइन जैसे उन्होंने बनाई उसके हिसाब से भी पहले तो क्या लेके चलो, लिटरल कंस्ट्रक्शन, फिर क्या उठाओ, इंटरनल एड्स, फिर क्या आएंगे, एक्सटर्नल एड्स एज वी सेड। सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, प्लीज टेक केयर। जीसी के ऊपर घिसा पिटा प्रश्न कहता सारे सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन में अनलेस रेपुग्नेंट कुछ ना लिखा हो, वर्ड से इंपार्टिंग इन मैस्कुलिन ऑब्वियसली टू इंक्लूड फीमेल, हम यही पढ़ के आते हैं सेक्शन 13 में। देन अगर आपके पास पावर है टू मेक अपॉइंटमेंट, तो ऑब्वियसली जब तक डिफरेंट इंटेंशन ना हो, सेम अथॉरिटी के पास पावर है केसेस की सस्पेंड करने की, राइट। तो इसलिए सस्पेंशन और डिसमिसल ऑफ पर्सन अपॉइंटेड, यही हम सेक्शन 16 में पढ़ते हैं। देयर आफ्टर आईओएस के ऊपर प्रश्न, एन इंटरनल एड डेट में बी एडेड टू इंक्लूड और टू एक्सक्लूड समथिंग, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के दो इंपैक्ट है, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन। ऑप्शन बी। नेगोशिएबल एक्ट के ऊपर, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन फेवर, फेवर में है, माइनर को पैसे मिलेंगे, ऑब्वियसली ये वैलिड हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी। देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, गारंटी के ऊपर कहता है ये 3 अरविंद, बबलू, चंदू श्योरिटीज हैं फॉर धर्मपाल। इन्होंने क्या किया, तीनों श्योरिटी ने 3 सेवरल डिफरेंट बॉन्ड्स बनाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, ईच इन डिफरेंट पेनल्टी नेम्ड, मतलब श्योरिटी कितने की दी है, अलग अलग अमाउंट है, जैसे ए ने 10,000, बी ने 20,000, सी ने 40,000 दी है। तो को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम्स, यही हम 147 में पढ़ते हैं। लेकिन उसके अंदर हम पढ़ते हैं जहां तक जो कोई लायबिलिटी अराइज होती है, जैसे यहां पे कहता लायबिलिटी अराइज होती है क्योंकि धर्मपाल ने डिफॉल्ट किया 40,000 का। नो डाउट ये रेशियो में अभी हम नहीं बांटेंगे क्योंकि अप टू द लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, ये डिविजिबल कैसे हुआ, इक्वल रेशियो में। तो 30,000 को अगर हम तोड़ेंगे तो तीनों में 10-10 हजार बांटा जा सकता है। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्लास में मैंने इस पर तवज्जो दी थी। देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इंप्लॉयड प्रॉमिस, ऑब्वियसली किसके द्वारा, बाय प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई व्हाट, श्योरिटी, सेक्शन 145 में हम ये पढ़ते हैं। सो ऑप्शन बी। नेगोशिएबल एक्ट के ऊपर अगला प्रश्न, सेम बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, कहता है डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल पेबल 100 डेज आफ्टर साइट है, 4 मई से आप काउंट कर लें और उसके हिसाब से आप चलेंगे तो आंसर 15 अगस्त निकलेगा। लेकिन 15 अगस्त तो सेक्शन 25 के हिसाब से पब्लिक हॉलीडे हम छोड़ देंगे तो आंसर क्या निकल आएगा, 14 अगस्त। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है।
नाउ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन मैं सच कहूंगा कुछ मेरे को यानी आने लगा, कॉपी पेस्ट बहुत सारे एमटीपी जो रेलिवेंट था मई 2023 के अटेम्प्ट, उसमें से सारे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन उठा रखे हैं। सो कहता काइट लिमिटेड ने इश्यू किए हैं 1 लाख इक्विटी शेयर, 100 का ईच एट पार टू द पब्लिक बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। द प्रोस्पेक्टस ने डिस्क्लोज किया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो ठीक है सेक्शन 39 में हम ये पढ़ते हैं कि मिनिमम आप लिख दीजिए प्रोस्पेक्टस के अंदर जो आपने 15 लाख लिख दिया है, और शेयर एप्लीकेशन मनी विल बी पेबल 20 रुपए पर। तो 100 का है, 20 रुपए आप मांग रहे हो, जो कि हम कहते हैं 5%, 5 रुपए तो आपने लेनी है। प्रोस्पेक्टस फर्दर रिवील्स कि आपने लिस्टिंग करवाई 3 स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें से ऑफ विच 1 एप्लीकेशन हैड बीन रिजेक्टेड। तो सेक्शन 40 में हम पढ़ते हैं अप्रूवल जो मिले वो सबसे मिलनी चाहिए, एक से मिलने पे काम नहीं चलेगा, वरना वो आपका अलॉटमेंट वर्ड हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया एग्जामिन द डिस्क्लोजर्स, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए फैक्टर्स इन द अलॉटमेंट। और वैसे यहां लिखा है इशू फुली सब्सक्राइब्ड हुआ और आपको 20 लाख मिल गए, तो ठीक है 15 लाख आप मांग रहे थे, 20 मिल गए, वो ठीक है। लेकिन यहां सेक्शन 40 का क्या निकल के आ रहा है, डिफॉल्ट निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन प्रॉक्सी, सेक्शन 105 पे कहता 54 आवर्स पहले आपको मीटिंग से पहले प्रॉक्सी फॉर्म रिसीव हुआ, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया ऑन द ग्राउंड की आर्टिकल में लिखा है कि कम से कम 60 घंटे पहले हमें यह मिलना चाहिए। देखिए 105 साफ कहता है कि आपको मिल जाना चाहिए 48 घंटे पहले, तो दैट इज फाइन। कहने का मतलब है चाहे आर्टिकल्स लॉन्गर पीरियड गए, 48 घंटे पहले मिल गया वैलिड है, तो बिना मतलब में आर्टिकल ये टाइम पीरियड इस तरह से बढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसलिए इट विल बी वैलिड। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर प्रश्न है, कहता विनीत ने अपनी रोलेक्स घड़ी दी है अपने फ्रेंड अभय को। अभय हिंदुस्तान के बाहर यूरोप टूर पे जा रहे हैं 3 महीने के लिए। सिराज ने उसकी श्योरिटी दी है और साथ में रेंट भी इसका 10,000 रुपये पर मंथ फिक्स हुआ है। लेकिन सब्सिक्वेंटली सिराज विदाउट सिराज कंसेंट अभय ने एग्री कर लिया टू पे हायर अमाउंट और बाद में डिफॉल्ट कर दिया। तो बताइए क्या सिराज यहां पे लायबल रहेगा या नहीं? तो यहां पे होगी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीडी एंड क्रेडिटर बिना श्योरिटी के कंसेंट के, जो कि हम 133 में पढ़ते हैं। इसलिए यहां पे श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट नेगोशिएबल एक्ट के ऊपर है, अगेन कॉपी पेस्ट, इवन फिगर तक नहीं चेंज की हुई इंस्टीट्यूट ने। कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ था ओरिजिनली बाय आर फॉर 10,000, लेकिन एक्सेप्ट किया है पी ने 7,000। तो सेक्शन 86 में हम इसे पढ़ते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो अगर विद कंसेंट है तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन ये डिपॉजिट्स के ऊपर प्रश्न बढ़िया है, लेकिन अगेन 2-3 बार पहले भी सेम किया हुआ है। हेलो लिमिटेड कंपनी को शेयर एप्लीकेशन 50 लाख 1 जून को रिसीव हुई है, लेकिन अलॉटमेंट इन्होंने नहीं करी। शेयर एप्लीकेशन एक 5 लाख रिसीव हुई है दिवास एक कस्टमर से, जो कि उसे रिफंड कर दी गई, लेकिन एग्जैक्ट रिफंड नहीं किया। आपने क्या किया, बुक एडजस्टमेंट कर ली टुवर्ड्स अ ड्यूज पेबल बाय हिम टू द कंपनी, मतलब जो कंपनी ने पैसे उससे लेने से एडजस्ट कर लिया। कब कर लिया आपने, 30 जुलाई को। ध्यान दीजिए हम एक टाइम पीरियड पढ़ते होते हैं 60 दिन का, कि भैया अगर अलॉटमेंट नहीं हुई है कोई टेंशन नहीं है, आप पैसा वापस कर दें, क्योंकि यहां पे टाइम पीरियड रहता है 60 दिन का, कि 60 दिन में अगर अलॉटमेंट नहीं हुई है आप उसके अगले 15 दिन में पैसा वापस कर दें, वरना हम उसे डिपॉजिट मान लेंगे। ये हम पढ़ते हैं रूल 21C के अंदर, राइट? क्योंकि नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि पहली बात तो पेंडिंग अलॉटमेंट, अगर कोई पेंडिंग अलॉटमेंट है तो हम उसे डिपॉजिट मानते नहीं, लेकिन कब मान लेते हैं, अगर ये टाइम पीरियड बीत जाए तो। लेकिन साथ में फर्दर एक्सप्लेनेशन में हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर एडजस्टमेंट कोई करी है तो उसको तो हम रिफंड वैसे नहीं मानते। ठीक है जी। अब सीएस ने बोर्ड को रिपोर्ट किया कि इंटायर अमाउंट 50 लाख का इसे डिपॉजिट मान लेना चाहिए, एंड द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे टाइम पीरियड देखो तो 60 दिन ही हुआ, अभी 15 दिन का टाइम पड़ा है आपके पास वापस करने के लिए, राइट? तो अभी इसे नहीं मानेंगे, तो इसलिए हम यही कहेंगे भाई साहब ये आंसर में दे सकते हैं, कंपनी के पास अभी 15 दिन पड़े हैं। जहां तक रिफंड वाला है वो हमने पहले कह दिया, एडजस्टमेंट जो आपने करी है उसको हम रिफंड नहीं मानते। कहता है जी आप हैं लिस्टेड कंपनी, पेड अप कैपिटल है 25 करोड़ रुपए, टर्नओवर है इतने रुपए। सीएस ने एडवाइस किया डायरेक्टर्स को दैट कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। देखिए इंटरनल ऑडिटर हर लिस्टेड कंपनी को चाहिए, वो अनलिस्टेड में हम लिमिट्स देखते हैं पीयूसी टर्नओवर वाली, तो भैया यहां तो हमें लिमिट देखनी नहीं है, आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। यहां कोई थ्रेशोल्ड लिमिट वाली बात है ही नहीं।
अगेन देखिए, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपने कॉपी पेस्ट पढ़ा हुआ है, कुछ भी यहाँ नया नहीं है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ पेड अप कैपिटल वाली लिमिट जो हम पीयूसी की 50 करोड़, टर्नओवर वाली 200 करोड़ और लोन वगैरह वाली जो हम 100 करोड़ और मोर वाली पढ़ते होते हैं, उसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पहला प्रश्न कहता है, शंभू ने अथॉरिटी दी है नवीन को कि वो गुड्स खरीद ले मार्केट रेट पे, लेकिन उसने हायर रेट पे खरीद लिए हैं, लेकिन शंभू ने स्टिल इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसे हम कहते हैं रेटिफिकेशन, राइट। तो आप कर सकते हो, लेकिन आफ्टरवर्ड शंभू को पता चलता है कि गुड्स जो है वो ऑलरेडी नवीन के हैं। अब ये तो बहुत बड़ी बात छुपा ली, क्योंकि रेटिफिकेशन की कंडीशन 198 में हम पढ़ते हैं, रेटिफिकेशन होना चाहिए विद फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। तो आपको पता नहीं है तो ये वैलिड रेटिफिकेशन नहीं है, इसलिए यहां पे शंभू लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट, हरीश ने ऑथराइज किया अरुण एक मर्चेंट इन मुंबई को कि वो रिकवर करे उसका पैसा ए एंड कंपनी से। अरुण ने इंस्ट्रक्ट किया दीपक एक सॉलिसिटर, मतलब आगे एजेंट, क्योंकि अरुण एजेंट हो गया, उसने आगे सॉलिसिटर को कहा लीगल कार्रवाई करें। तो ये क्वेश्चन सब एजेंट का नहीं है, सिंपल ये इलस्ट्रेशन हम 194 में पढ़ के आते हैं किसके ऊपर, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के ऊपर। तो भैया ये बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 194 अप्लाई हो गया। वैलिडिटी पूछ गई है नेगोशिएबल एक्ट में, कहता ऑल्ट्रेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मटेरियल नहीं है, अंडर सेक्शन 87 इट इज मटेरियल ऑल्ट्रेशन। अगेन कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। कन्वर्जन ऑफ इंडोर्समेंट इन ब्लैंक इनटू फुल इज नॉट अ मटेरियल ऑल्ट्रेशन, ये ठीक है भैया, पहला गलत है, दूसरा सही है। देन सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन के सोर्सेज मतलब पर्पसेस आपसे पूछे गए हैं सेक्शन 52 में, वो आप सारे जानते ही हो कि भैया बोनस शेयर के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट या कमीशन राइट ऑफ करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन या अपना डिबेंचर्स वगैरह का रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है, तो उसके लिए या बायबैक करने के लिए 68 में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिविडेंड के ऊपर, सेक्शन 124 के ऊपर अगेन सेम है, कुछ भी एक भी क्वेश्चन नया मेरे को नहीं दिखा, इसलिए मेरे को बड़ा बोरिंग सा लग रहा है ये कि एक आधा तो कुछ नया होता। कहता है मिस्टर अम्बरीश के पास 1000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक, एबी लिमिटेड का। कहता है इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2022 with a claim for the payment of dividend 2000 declared at the rate of 20% by the company at AGM held on this date with respect to the financial year 13-14, the company refused to accept the request of the R and informed him कि उसके शेयर्स तो क्योंकि आपने डिविडेंड नहीं क्लेम नहीं किया था, हमने IEPF में डाल दिए। क्योंकि बात भी ठीक है, क्योंकि इतना पुराना केस है और हम सारे जानते हैं कि 7 साल के बाद आपका डिविडेंड और आपके शेयर्स उठा के IEPF फंड में डाल दिए जाएंगे, यही हम पढ़ते हैं सेक्शन 124 में। लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं कि भैया आप शेयर्स अपने रिक्लेम कर सकते हो और IEPF में पैसा जो चला गया है सेक्शन 125 उसका यूज होगा, अनक्लेम जो डिविडेंड है या अनपेड है आप उसमें से वापस ले सकते हैं। और उसके लिए सिंपल है कि आपका राइट है ये सब लेने का, राइट। तो उसके लिए आपने बस सिंपली क्या करनी है, सबमिट करनी है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन दीजिए IPF अथॉरिटी को एंड देन आप ही क्लेम कर सकते हैं। नेगोशिएबल एक्ट का मिस्टर ए ने इंडोर्समेंट करी है, बी को करी है, बट बिफोर द सेम कुड बी डिलीवर्ड टू बी, मिस्टर ए की होगी डेथ, मिस्टर आर जो कि बेटा है ए का और ओनली लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अप्रोच मिस्टर बी एंड इन्फॉर्म्ड हिम कि पिताजी की डेथ हो गई है। नाउ मिस्टर आर इज विलिंग टू कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट विच वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द डिजीज्ड फादर। तो हम सेक्शन 57 में साफ पढ़ते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिजीज्ड का कैन नॉट नेगोशिएट बाय डिलीवरी ओनली, आप सिर्फ डिलीवरी से इसे नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, तो ये सही नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या होती है एक्सटर्नल एड। ऑब्वियसली अगर आपको हेल्प नहीं मिलती इंटरनल एड से तो यू आर मूविंग आउट ऑफ द एक्ट, वहां से आप हेल्प ले रहे हो और आपसे इससे रिलेटेड पूछा हुआ है किस तरह से डिक्शनरी आपको हेल्प करती है। तो डिक्शनरी में बस हमें ये याद रखना पड़ता है कि जो वर्ड है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ, बस हमें उसका मीनिंग निकालना है, क्योंकि डिक्शनरी में एक ही वर्ड के कई तरह के मीनिंग निकल के आ सकते हैं। तो हमें वो कॉन्टेक्स्ट का मेन क्या रखना है, ध्यान रखना है। प्राइवेट प्लेसमेंट पे प्रश्न, कंपनी जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है सेक्शन 42। एमडी जो है वो अरेंज टू ऑब्टेन अ ब्रीफ नोट फ्रॉम सम सोर्स एक्सप्लेनिंग द सेलिएंट फीचर्स, और आपसे पूछा गया है
प्राइवेट प्लेसमेंट शैल ओनली बी मेड टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइड पर्संस। ठीक है भैया, 200 लोग हो सकते हैं, 200 की काउंटिंग में QIB एंड ESOP को नहीं लेते हैं। तो कहता है ये लिमिट शैल नॉट अप्लाई टू QIB बट इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर ESOP। ये गलत है, ESOP को भी हम नहीं लेते हैं। ऑफर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। माना ये लिमिट 1 साल के लिए होती है, 200 लोगों के लिए होती है, लेकिन जरूरी थोड़े पहले 50 लोग हो गए फिर 70 हो सकते हैं, तो साल में 2 बार भी हो सकती है, राइट। तो बस इसी चीज का ध्यान रखना और कुछ नहीं था भाई क्वेश्चन में। कहता कंपनी की नेटवर्थ है 200 करोड़ रुपए, मेंबर से आप पैसा उठाना चाहते हो, इसने अप्रोच किया है वेदर इट फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कंपनी। तो नेचुरल है, डिपॉजिट्स का चैप्टर आ गया, और एलिजिबल कंपनी जैसे आप पब्लिक से पैसा उठाना है तो सेक्शन 76 लगता है, और एलिजिबल कंपनी के लिए लगता है रूल 21E, और ये एक पब्लिक कंपनी होती है, लेकिन कंडीशन क्या है, नेट वर्थ होनी चाहिए कम से कम 100 करोड़ की। हमें हमारे क्वेश्चन में क्या था 200 करोड़, तो ठीक है भैया, तो आप एक एलिजिबल कंपनी हो गए। नेटवर्थ की लिमिट के हिसाब से टर्नओवर 500 करोड़ देखने की भी जरूरत नहीं है। अब कहता है व्हाट स्पेशल केयर हैज टू बी टेकन व्हाइल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। मेंबर से उठाना है तो देखिए आपके ऊपर जो सीलिंग लगती है बस उस चीज का हमें ध्यान रखना है कि वो कितनी लगेगी, 10%, क्योंकि 10% मेंबर के ऊपर लगती है और 25% कहां से किसके ऊपर लगती है, नॉन मेंबर्स या पब्लिक आप कह सकते हैं। बस ये ध्यान रखना था इसमें। कहता है किरण एंड नमन क्या एक डिस्प्यूट है ऑनरशिप ऑफ लैंड के ऊपर, और एक केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट की तारीख 29 अप्रैल को है, लेकिन उस दिन हॉलीडे सरकार ने घोषित कर दिया। कहता बताइए कैसे टाइम कंप्यूट करेंगे GCA में। सेक्शन 10 से लगता है साफ कि कोई भी अगर कार्रवाई आपने किसी भी कोर्ट को करनी है ऑन अ सर्टेन डे करनी है या प्रिस्क्राइब पीरियड में करनी है, और उस दिन कोर्ट क्या है, क्लोज है, तो ऑब्वियसली हम मान लेंगे कि वो ड्यू टाइम में हो गई अगर आपने वो कार्रवाई कर दी है जिस दिन कोर्ट या ऑफिस क्या होता, ओपन होता। इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स की ग्रेचुटी पेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज इज फुली एग्जाम। बिल्कुल ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 10 यही कहता है। आपसे पूछा गया स्कोप ऑफ द टर्म गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मीनिंग पूछा गया है, क्या उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी आएगा इस पर GCA। तो हम गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 23 के अंदर इंक्लूसिव डेफिनेशन है वो, जिसमें साफ कहा गया गवर्नमेंट टू इंक्लूड बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट पे भी एग्जाम्पशन लगेगी। नेक्स्ट, नेहुल एक डायरेक्टर हैं कंपनी के, वो पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं है, ना फाइनेंशियली ना अदरवाइज, इन प्रपोज्ड मोशन प्लेस बिफोर बोर्ड मीटिंग, लेकिन डिड नॉट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट की उनकी जो बहन है उसका इंटरेस्ट इसके अंदर है। तो ये आ गया सेक्शन 102 कंपनीज एक्ट के ऊपर, राइट। क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के हिसाब से पूछा है, ही रिस्ट्रेन्स फ्रॉम मेकिंग एनी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन द प्रिजम्पशन कि उसे कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका खुद का कोई कनेक्ट नहीं है। अब आपसे पूछा गया रिलाइंग ऑन द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, कि लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप बताइए स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो हम उसके अंदर कहते हैं वाइडर या नैरो हो तो हमेशा वाइडर इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए। तो इसलिए सेक्शन 102 कंपनीज एक्ट का यही लगता है कि ब्रॉडर वे में लेके चलिए। इंटरेस्ट जो है कंपनी के जो अफसर हैं साथ में उनके रिश्तेदार का इंटरेस्ट फाइनेंशियल हो या अदरवाइज किसी भी तरह का हो, आपको डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा। बस यही पूछा था, यही कोट करना आपने। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पेपर लिमिटेड के जो कि सब्सिडरी है फिश लिमिटेड की, ये 3 लाख रुपए का लोन अपने एक फाइनेंस मैनेजर मिस्टर मनी को देना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस मैनेजर वर्ड है, अकेला मैनेजर नहीं है, क्योंकि अकेला मैनेजर होता तो वो डेफिनेशन ऑफ KMP के अंदर आ जाता, ये ध्यान रखें। कहते हैं इसकी सैलरी है 40,000 रुपए पर महीना, तो हम जानते हैं 6 महीने तक का हम लोन दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को टू बाय, लेकिन खरीदने के लिए फुली पेड अप शेयर्स कंपनी के, क्योंकि सेक्शन 67 लगा यहाँ पे, कंपनी अपने शेयर नहीं ले सकती, ना ही वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ लोन वगैरह देगी। लेकिन आप जानते हैं हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं इसके अंदर कि भैया आप दे दीजिए किसको, अपने एम्प्लॉयज को, लेकिन अदर देन व्हाट, डायरेक्टर और KMP। और ध्यान दीजिएगा KMP की डेफिनेशन में मैनेजर आता है, लेकिन यहाँ फाइनेंस मैनेजर है तो वो वाली कोई बात नहीं है, टेंशन वाली बात। तो आप उसको दे सकते हैं, लेकिन कितना दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सैलरी का। तो 6 महीने की सैलरी 2,40,000 थी, 3 लाख आप देना चाहते हो, वहां तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि 3 लाख है देखिए, और 6 महीने का 40,000 के हिसाब से 2,40,000, तो बिल्कुल ठीक है। और जो तीसरी बात है कि सिर्फ आप फुली पेड अप के लिए ही दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा था कि पार्टली पेड अप के लिए आप ले रहे हो, तो वो गड़बड़ होगी यहां पे, इसलिए हम कहेंगे ये डिसीजन उचित नहीं है।
अगला डायरेक्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है। ये अपोज टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, बिल्कुल है, क्योंकि सीधी सी बात है इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन का मतलब ही क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगना। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो सिंपली मीनिंग आप जानते हैं, ये डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट करता है किसको, आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी, कि जहां तक इंटरनल प्रोसीडिंग्स का सवाल है, जहां तक इंटरनल प्रोसीडिंग्स का सवाल है, हम ये लेके चलेंगे कि बाहर वाला पीप नहीं कर सकता, झांक नहीं सकता, तो वो ये लेके चलेगा एवरीथिंग इज डन प्रॉपरली या रेगुलरली। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक का केस है, ऑब्वियसली इसी के ऊपर एक्सेप्शंस भी निकल के आते हैं, और एक्सेप्शन का मतलब भी क्या निकल के आता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि आपको आउटसाइडर को बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपको नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी है, नेग्लिजेंस आपकी तरफ से, या फोर्जरी है। तो इसके साथ हमारा आखिर में ये प्रश्न बचते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डेफिनेशन दीजिए। 126 में पढ़ते हैं, इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म प्रॉमिस और डिस्चार्ज लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट, राइट, सिंपल डेफिनेशन पूछी है। देन गुड फेथ के ऊपर जीसीए में डेफिनेशन पूछी है, जो आता है सेक्शन 3 क्लॉज 22 के अंदर, जिसके अंदर हम कहते हैं थिंग्स शैल बी डीम्ड टू बी इन गुड फेथ वेयर इन फैक्ट इट इज डन ऑनेस्टली वेदर और इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। नेग्लिजेंस है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि क्वेश्चन में थोड़ा ये भी कहा गया विद द हेल्प ऑफ प्रोविजंस, थोड़ा डिटेल दीजिए। तो नॉर्मल हमने क्लास में केस भी किया हुआ, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग से मोंग वाला, वो कोट कर दीजिए। और देन हम यही कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये डेफिनेशन हम सीधा सीधा नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे आपको केयर एंड स्किल एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो इसके साथ ये डिस्कशन समाप्त होती है। होप सो आपको कुछ यूटिलिटी मिले इससे, एंड विश यू ऑल द लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।